हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी वर्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का महत्वपूर्ण अध्याय दी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दुनिया को हम देशों में बंटा हुआ देखते हैं, मतलब राष्ट्रों में। पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये राष्ट्र का आइडिया, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, और इसने कैसे सदियों पुराने बड़े बड़े साम्राज्यों को जड़ से उखाड़ फेंका? तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। ये वो कहानी है जिसने हमारी आज की दुनिया को बनाया है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये एक सपने जैसी लगती है ना? साल था 1848 और एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां सारे देश, सारे राष्ट्र एक बड़े भाईचारे के साथ स्वतंत्रता की मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ जर्मनी, इटली, फ्रांस के झंडे दिख रहे हैं। ये सब एक साथ एक बेहतर, एक आदर्श दुनिया की उम्मीद में आगे बढ़ रहे हैं। पर यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये तस्वीर उस वक्त सिर्फ एक सपना थी, एक कोरी कल्पना, क्योंकि हकीकत में ऐसी कोई राष्ट्रों की दुनिया थी ही नहीं। तो सवाल यह है कि ये बदलाव आया कैसे? कैसे हम विशाल अलग अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्यों की दुनिया से निकलकर आज के देशों वाली दुनिया तक पहुंचे? बस यही वो कहानी है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दुनिया में जहां राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी के यूरोप की। ये साम्राज्यों का युग था, मतलब विशाल इलाके जिन्हें कोई एक राजा या राजवंश चलाता था। यहां कोई साझी पहचान नहीं थी, सब कुछ सिर्फ ताकत के दम पर टिका था। उस दौर की जो राजनीति थी ना, उसे निरंकुश कहते थे। इसका मतलब सीधा सा है, एक राजा और सारी की सारी शक्ति उसी के हाथ में, कोई रोक टोक नहीं। और यहीं पर प्रजा और नागरिक का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रजा का काम है राजा की आज्ञा मानना, उसके सिर्फ कर्तव्य होते हैं, जबकि नागरिक के अधिकार होते हैं, सरकार में उसकी एक आवाज होती है। उस दुनिया में लोग नागरिक नहीं थे, वो सिर्फ राजा की प्रजा थे। उस वक्त के जो साम्राज्य थे वो एक पैचवर्क रजाई की तरह थे, मतलब अलग अलग टुकड़ों को बस एक साथ सिल दिया गया हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हैब्सबर्ग साम्राज्य, जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर राज करता था। सोचिए, इसमें एक तरफ जर्मन बोलने वाले अमीर लोग थे, तो दूसरी तरफ इटालियन बोलने वाले किसान, कहीं हंगेरियन, कहीं पोलिश, कहीं चेक। दर्जनों अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां। इनमें आपस में कोई जुड़ाव, कोई कॉमन पहचान नहीं थी। उन्हें एक साथ जोड़ने वाली सिर्फ एक ही चीज थी, सम्राट के प्रति वफादारी, बस। तो फिर इस सदियों पुरानी व्यवस्था को किस चीज ने हिला के रख दिया? वो क्या था? जवाब है एक राजनीतिक धमाका, साल 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक विचार की चिंगारी थी जिसने देखते ही देखते पूरे यूरोप में आग लगा दी, और इसी आग से जन्म हुआ आधुनिक राष्ट्रवाद का। अब सवाल यह है कि ये विचार इतना क्रांतिकारी, इतना रेवोल्यूशनरी क्यों था? वो इसलिए क्योंकि इसने पावर की पूरी परिभाषा ही बदल दी। देखिए, पहले क्या था? शासन करने का अधिकार सिर्फ राजा का, जो माना जाता था कि उसे भगवान से मिला है। क्रांति ने कहा, नहीं, असली शक्ति राजा के पास नहीं, बल्कि देश के नागरिकों के पास है। लोग अब राजा की प्रजा नहीं, बल्कि ले सितवायां यानी नागरिक थे, और देश राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि लापत्री यानी सबकी पितृभूमि था। लेकिन ये सिर्फ एक किताबी विचार नहीं था, इसे हकीकत में भी बदला गया। इसके लिए बाकायदा ठोस कदम उठाए गए। सबसे पहले शाही झंडे को हटाकर तिरंगा लाया गया, जो पूरे राष्ट्र का नया प्रतीक बना। फिर एक नेशनल असेंबली बनाई गई, जिसे खुद नागरिकों ने चुना था। फिर राष्ट्र के नाम पर नए नए गीत लिखे गए, शपथें ली गईं, ताकि लोगों में एक इमोशनल कनेक्शन, एक जुड़ाव पैदा हो। और हाँ, सबसे जरूरी, पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को पूरे देश की आम भाषा बनाया गया, ताकि अलग अलग बोली बोलने वाले लोग भी एक दूसरे से जुड़ सकें और एक साझी पहचान बना सकें। तो ठीक है, ये सब फ्रांस में हो रहा था, पर यह विचार फ्रांस से बाहर पूरे यूरोप में कैसे फैला? और यही कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। विडंबना देखिए, इस क्रांतिकारी विचार को फैलाने वाला कोई क्रांतिकारी नहीं था, बल्कि एक सम्राट था, नेपोलियन बोनापार्ट। जी हां, वो आदमी जिसने खुद को सम्राट घोषित किया, वही राजशाही के खिलाफ इन विचारों का सबसे बड़ा वाहक बना। नेपोलियन ने जिन जिन इलाकों को जीता, वहां उसने अपनी नेपोलियन संहिता या नेपोलियनिक कोड लागू किया, और यह कोड उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था। इसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे स्पेशल अधिकार खत्म कर दिए,
मतलब चाहे कोई अमीर हो या गरीब, कानून अब सबके लिए बराबर था। इसने सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया, जिसने किसानों को जमींदारों का गुलाम सा बना रखा था। ये सुधार एक तरह से लोगों को सदियों की गुलामी से आज़ादी दिला रहे थे। और यही वजह थी कि शुरुआत में हॉलैंड से लेकर इटली तक जहां भी फ्रांसीसी सेनाएं गईं, उनका स्वागत हुआ। उन्हें आज़ादी का दूत माना गया। लोगों को लगा कि नेपोलियन उन्हें पुराने जालिम राजाओं और जमींदारों से छुटकारा दिला रहा है। लेकिन अगर ये सुधार इतने ही अच्छे थे, तो ये स्वागत इतनी जल्दी नफरत में कैसे बदल गया? क्योंकि इस आज़ादी की एक कीमत थी। जल्द ही लोगों को यह समझ आने लगा कि इस नए प्रशासन का मतलब है ज्यादा टैक्स देना, बोलने की आज़ादी पर सेंसरशिप और सबसे बुरी बात, फ्रांसीसी सेना में जबरदस्ती भर्ती होना। तो जो सैनिक कल तक मुक्तिदाता लग रहे थे, वो अब कब्जा करने वाले, जुल्म करने वाले लगने लगे। और फिर यहीं से नेपोलियन का पतन शुरू हुआ। ये जो कार्टून है, ये 1813 की लीप्जिग की लड़ाई के बाद का है। इस लड़ाई को राष्ट्रों की लड़ाई भी कहते हैं, जहां यूरोप की सारी बड़ी शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। इस कार्टून में नेपोलियन को एक पोस्टमैन या डाकिया दिखाया गया है, जिसके थैले से वो सारे जीते हुए इलाके एक एक करके गिर रहे हैं। मतलब उसका साम्राज्य अब बिखर रहा था। नेपोलियन की हार ने यूरोप की पुरानी राजशाही ताकतों को एक बड़ा मौका दे दिया। ये लोग क्रांति और राष्ट्रवाद के इन नए विचारों से डरे हुए थे। जाहिर है, जनता की शक्ति का विचार उनके अपने राज सिंहासन के लिए एक सीधा खतरा था। तो अब वक्त था पलटवार करने का। तो 1815 में ऑस्ट्रिया, रूस, प्रशिया जैसी बड़ी ताकतों ने वियना में एक मीटिंग की, जिसे कहते हैं कांग्रेस ऑफ वियना। इनका मकसद क्या था? मकसद था यूरोप के नक्शे को वापस वैसा ही बनाना जैसा वो क्रांति से पहले था। फ्रांस में बोरबोन राजवंश को फिर से गद्दी पर बैठा दिया गया। हाँ, इस कांग्रेस की वजह से यूरोप में कुछ समय के लिए शांति तो जरूर आई, लेकिन राष्ट्रवाद का जो जिन बोतल से बाहर आ चुका था, उसे वापस बंद करना अब मुमकिन नहीं था। ये सब कुछ एक खास विचारधारा के तहत किया गया, जिसे रूढ़िवाद या कंजर्वेटिज्म कहते हैं। रूढ़िवादी क्या मानते थे? वो मानते थे कि समाज को धीरे धीरे बदलना चाहिए। परंपरा, राजशाही, चर्च, ये सब समाज में स्थिरता के लिए जरूरी हैं। और क्रांति जैसे अचानक हिंसक बदलाव, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। और ये जो तनाव है ना, परंपरा और प्रगति के बीच, ये आज भी दुनिया की राजनीति में हमें देखने को मिलता है। और ये जो नए रूढ़िवादी शासन थे, ये बहुत ही दमनकारी थे। जरा ये कार्टून देखिए, ये करीब 1820 का है। इसका नाम है द क्लब ऑफ थिंकर्स, यानी विचारकों का क्लब। इसमें दिखाया गया है कि कैसे बुद्धिजीवियों के मुंह पर ताले लगे हैं, और पीछे एक बोर्ड पर नियम लिखा है, चुप्पी इस क्लब का पहला नियम है। मतलब साफ था, आज़ादी और राष्ट्रवाद के विचारों को दबाने के लिए अखबारों पर, किताबों पर, हर चीज पर कठोर सेंसरशिप लगा दी गई थी। लेकिन आप एक विचार को हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकते। राष्ट्र का विचार इतना शक्तिशाली था ही इसलिए क्योंकि ये लोगों को एक पहचान दे रहा था, एक मकसद दे रहा था, अपनी किस्मत खुद लिखने का वादा कर रहा था। तो इतने दमन के बावजूद ये विचार क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी के बीच जिंदा रहा। जब खुले तौर पर बोलना मुमकिन हो गया, तो इन क्रांतिकारियों ने छिपकर काम करना शुरू कर दिया। वे भूमिगत हो गए। पूरे यूरोप में सीक्रेट सोसाइटीज यानी गुप्त संगठन बनने लगे, जैसे इटली में कार्बोनारी। इन गुप्त समाजों में वो अपने विचारों को फैलाते थे और क्रांति के लिए लोगों को ट्रेन करते थे। राष्ट्रवाद की लड़ाई अब अंधेरे में छिपकर लड़ी जा रही थी। और इन्हीं क्रांतिकारियों में एक नाम सबसे आगे था, इटली के ग्यूसेप माज़िनी। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठन बनाए। उनका मानना था कि भगवान ने देशों को मानवता की एक नेचुरल यूनिट के तौर पर बनाया है और इटली को ऐसे छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ नहीं रहना चाहिए, उसे एक राष्ट्र बनना चाहिए। पुरानी व्यवस्था के सबसे बड़े रक्षक ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिच माज़िनी से इतना डरते थे कि उन्होंने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन तक कह डाला था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक राष्ट्र है क्या? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है या एक ही भाषा बोलने वाले लोगों का समूह? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने इसका एक बहुत ही गहरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक साझा विरासत, बलिदानों और गौरव की एक लंबी कहानी से बनता है, और सबसे जरूरी बात, उसका अस्तित्व एक दैनिक जनमत संग्रह है। इसका मतलब यह है कि एक राष्ट्र का होना लोगों की रोज की मर्जी पर निर्भर करता है, एक साथ रहने का एक रोज का फैसला है। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्र कोई कुदरती चीज नहीं है,
ये एक विचार है जिसे संघर्ष और क्रांतियों से बनाया गया है और जिसे हर दिन हम सब अपने सामूहिक फैसलों से जिंदा रखते हैं। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक राष्ट्र हर दिन लिया जाने वाला एक फैसला है, एक चॉइस है, तो आज हम सब मिलकर कौन से फैसले ले रहे हैं जो हमारी आज की और आने वाली दुनिया का भविष्य तय कर रहे हैं। तो दोस्तों, सेम आज का पाठ यहीं खत्म होता है। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल स्टडी वर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सवाल या डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, मैं जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।